हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो हम चालू किए हुए हैं हमारे टॉपिक जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति में हमें देखने हैं भाई, औद्योगिक क्रांति के कारण को देखना है, औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि को देखना है, औद्योगिक क्रांति प्रकार से क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, किसे कहा जाता है औद्योगिक क्रांति। तो मुख्य रूप से हम हमारी जो इकोनॉमिक को पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक में हमें 3 सेक्टर का पता चलता है, जिसमें से पहला सेक्टर कौन सा है, कृषि का है। जो सेकंड सेक्टर होता है उसमें हम उद्योग धंधों को पढ़ते हैं, और तृतीय जो सेक्टर होता है हमारा वो होता है सेवा सेक्टर का। ठीक है, तो भाई ये जो सेकंड सेक्टर होता है जिसको उद्योग धंधे व्यापार वगैरह होती है इसमें, वो उनको देखना है हमें। औद्योगिक क्रांति का मतलब इसका उद्योग धंधों में क्रांति आई थी, उद्योग धंधों का विकास हुआ था। यहाँ पे क्रांति का मतलब ये नहीं था कि लोग हथियारों से लड़ रहे थे, एक प्रकार से ऐसा नहीं था कि कोई युद्ध मैदान है वहां पे सैनिक जो है ना लड़ रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, ऐसा नहीं था इसका मतलब। यहाँ पर क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन से, सुधार से। जो कहाँ पर हुआ था, जो कि मुख्य रूप से यूरोप के देशों में ये क्रांति हुई थी। सबसे पहले इंग्लैंड में ये क्रांति जो है आती है, औद्योगिक क्रांति। तो ये बात है। जैसे कल की क्लास में मैंने आपको एक इतिहासकार का नाम बताया जिसका नाम था एसीए नॉलेज, एक श्रीमती एसीए नॉलेज थी, इतिहासकार थी। उसने क्या किया था, उसने कुछ बात कही थी, ये कहा था कि जो ये थे ना परिवर्तन, जो औद्योगिक क्रांति आई थी मुख्य रूप से इंजीनियर के क्षेत्र में हो गया, रसायन के क्षेत्र में हो गया, इस्पात हो गया, रसायन, परिवहन, रेलवे, जो भी चीजें हैं ना ये, और लोहे इस्पात हो गया, ठीक है, वस्त्र उद्योग, इन क्षेत्रों में ये क्रांति आई थी। कौन सी, औद्योगिक क्रांति। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो औद्योगिक क्रांति है मुख्य रूप से किन किन से संबंधित है। तो मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति को 4 क्षेत्रों से संबंधित माना जाता है। औद्योगिक क्रांति का संबंध जो है ना वो 4 सेक्टरों से है, 4 चीजों से है। इसमें से पहला है जनानिकीय क्रांति, उसको जनानिकीय क्रांति भी कहते हैं औद्योगिक क्रांति को, उसको कृषिगत क्रांति भी कहते हैं, उसको व्यवसायिक क्रांति भी कहते हैं, और उसको कहते हैं यहाँ पर परिवहन क्रांति। तो जनानिकी क्रांति क्या होती है, जनानिकी क्रांति का मतलब जनसंख्या क्रांति। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्या होता है ना, कोई जगह है, ठीक है, कोई शहर है, कोई देश है, तो वहां पर कोई समाज है, तो वहां पर जब जनसंख्या में वृद्धि होती है ना, जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब ये है कि वहां पे श्रम की शक्ति जो है ना वो भी बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब लोग जो है ना क्या हो रहा है, खाने पीने की वस्तुएं, किसी जगह पर जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, श्रम शक्ति में बढ़ोतरी होगी, उसी को जनानिकी क्रांति कहा गया है। तो ये बात है भाई, जैसे कि हम ऐसे देख सकते हैं 1740 में क्या है, 1740 का जो दशक है ना, 1740 के दशक में जो इंग्लैंड है और वेल्स है ना, इंग्लैंड और वेल्स, उसकी जनसंख्या थी 58 + 60 लाख। ठीक है, और यही वक्त में परिवर्तन आ जाएगा यहाँ पर 1760 और यहाँ से 1821 के समय के बीच जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, और जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी। मैंने बात ये बोली है जनसंख्या में बढ़ोतरी की बात बोली है मैंने। इस तरह 1740 के समय में जो है जनसंख्या जो कि इंग्लैंड और वेल्स की कितनी थी, 58 लाख और 60 लाख थी इन दोनों देशों की, वो जो है ना अभी 1750 में भी उसमें जो एक प्रकार से 7% की वृद्धि होगी। फिर बाद में 1790 1800 के आसपास जो है ना, 1800 के दशक में एक प्रकार से 16% की वृद्धि हो जाएगी। बाद में 1821 1760 से लेकर 1821 के बीच का जो दशक होगा ना, उसमें ये जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। अब जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है किसी देश की, तो इसका मतलब ये है रोजगार के साधन बढ़ेंगे, श्रमिकों का जो श्रम करने मतलब श्रमिकों का जो स्तर होगा ना वो बढ़ेगा, ये बात थी। अब फिर लोग जो है ना काम धंधा ढूंढेंगे, वही उद्योग धंधों में वो काम करेंगे। तो इससे औद्योगिक क्रांति का संबंध जनानिकीय क्रांति से भी है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि औद्योगिक क्रांति का संबंध मुख्य रूप से कृषिगत क्रांति से माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि कृषि मतलब जैसे क्या होता है ना कि पहले जैसे खेती कैसे की जाती है, खुले खेतों पर खेती होती थी, ठीक है, कि अपना एक बीघा है उस पर किसान खेती करता है। बाद में क्रांति के दौरान क्या हो गया था ना, इस समय के दौरान क्या होता है, अब खेतों को इकट्ठा किया जाने लग गया था। खेतों को इकट्ठा करने का मतलब ये था कि उसकी बाड़ाबंदी हो गई थी भाई, बाड़ाबंदी हो गई थी, दीवार बना दी गई थी, तारबंदी हो गई थी। अब खेतों को बड़े पैमाने पर क्या होने लगा था, इकट्ठा किया गया था, और बड़े पैमाने पर इकट्ठा करके लोग खेतों में खेती की जाने लग गई थी, ये परिवर्तन आया था।
फिर अगर एक बात है जैसे कि कृषि में काफी विस्तार, कृषि का विस्तार किया गया था, पशुपालन भी किया गया था, पशुपालन में वृद्धि हुई थी। इसके अलावा जो कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने की जो है ना कोशिश की गई थी। ये मैंने थोड़ी बहुत चीजें लिखी है कि कृषिगत क्रांति क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, खुले खेतों पर खेती करते थे। बाद में लोगों ने क्या करना चालू कर दिया था, लोग इकट्ठा हो गए थे, मतलब जमीन को इकट्ठा कर खेती करने लग गए थे वो। फिर कृषि का विस्तार, पशुपालन का विस्तार, फिर क्या होता है ना कि ये सब चीजें विकसित हो जाने से फिर क्या हुआ, जो कृषक है ना, वो जो आत्मनिर्भर कृषक है ना, वो एक परिवर्तित समुदाय में परिवर्तित हो गया। मतलब एक प्रकार से समुदाय में परिवर्तित हो गया था, कृषिगत श्रमिकों का एक समुदाय बन गया था। फिर भाई कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास किए गए थे। ये कृषिगत क्रांति में हम लिख सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। और तीसरी, जैसे चार चार चीजें बताइए मैंने, ठीक है। औद्योगिक क्रांति का संबंध चार चार क्रांतियों से है। इसमें से पहली क्रांति जनांकीय क्रांति थी, दूसरी क्रांति कृषिगत क्रांति थी, और तीसरी जो क्रांति है भाई वो आती है हमारी व्यावसायिक क्रांति, व्यावसायिक क्रांति, ठीक है। चौथी जो क्रांति आती है वो आती है हमारी परिवहन क्रांति, परिवहन क्रांति। व्यावसायिक क्रांति में हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि कोई समाज है, ठीक है, कोई नगर है, वहां पर कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, ठीक है। जब वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उस वस्तुओं की मांग की पूर्ति करने के लिए क्या किया जाएगा, उद्योग धंधे विकसित किए जाएंगे। अब एक बात मानो कि जैसे मान के चलो किसी पैसे की जरूरत है, तो पैसों की व्यवस्था, चलो ये बात मान लेते हैं कि एक बार के लिए कि किसी देश के पास में अतिरिक्त पूंजी है, पैसा है, तो वो क्या करेगा, उस पैसे के थ्रू जो है ना व्यापार करेगा, व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करेगा। कहने का मतलब दूसरे देशों के साथ में वो संबंध स्थापित करेगा, और दूसरे देशों से वो क्या करेगा, जो उसके पास नहीं है, जैसे कच्चा माल नहीं है, ठीक, कपास कच्चा माल वगैरह नहीं है, तो इसका वो क्या करेगा, आयात करेगा, मतलब खरीदेगा उन चीजों को, अगर उसके पास अतिरिक्त पूंजी है तब। तो व्यवसायिक क्रांति का मतलब ये हो गया था कि इस क्रांति के दौरान इंग्लैंड ने क्या किया था ना, जो जो उसने उपनिवेश स्थापित किए थे ना, उसने जो अपने उपनिवेश बनाए थे, उन उपनिवेशों से उसने जो वापस अपना एक प्रकार से मुनाफा लेना चालू कर दिया था। कि कहने का मतलब एक समय में अपने उस इंग्लैंड ने उन उपनिवेशों के ऊपर खर्चा किया था, इन्वेस्ट किया था, अब वहां से वो प्रॉफिट ले रहा था। ये समय था, वो इंग्लैंड का समय था ये। व्यवसायिक क्रांति में हम ये लिख सकते हैं चीजों को, जैसे कि कुछ वस्तुओं की मांग है, उन वस्तुओं की मांग को पूर्ति करने के लिए फिर क्या किया जाएगा, विदेशी शक्तियों के साथ में संपर्क स्थापित किया जाएगा, और वहां से फिर कच्चा माल जो है ना आयात किया जाएगा। ये बात आती है इसमें। परिवहन क्रांति में हम ये चीजें लिख सकते हैं, एक बार के लिए मानो कि भारत में सॉरी किसका, अंग्रेजों का राज था, ठीक है, अंग्रेजों का राज था। तो हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों के समय में भारत में काफी सुधार हुआ था, भारत का विकास हुआ था। हम ये बात मान सकते हैं कि उन्होंने अपनी सुविधाओं को एक प्रकार से देखते हुए इन विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया, जैसे रेलवे का विकास किया था, तार सेवा, रेलवे सेवा दी थी ना, वो उन्हीं के समय में एक प्रकार सड़कें वगैरह बनाई गई थी। जो भी विकासात्मक कार्य जो अंग्रेजों ने भारत में रहकर किए थे, हम मानते हैं कि वो अपने लाभ के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने किए थे, परंतु वो विकास भारत का ही हुआ था ना, भारत ही की उन्नति हुई थी उस समय में। तो वही बात है, परिवहन क्रांति का मतलब ये था कि इंग्लैंड ने क्या किया, अपने उपनिवेशों में एक प्रकार से रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, और इनके रेलवे लाइनें बिछाए जाने से जो है ना क्या हो गया था ना, अब आना जाना जो है ना, आयात निर्यात वो संभव हो गया था, और एक प्रकार से कम समय में वो होने लग गया था। तो एक प्रकार से ये बहुत अच्छा परिवर्तन था, बहुत अच्छा सुधार था, ये बहुत अच्छे समय की ये एक प्रकार से शुरुआत हो गई थी। ये बात है औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में इन चीजों को। अब हमारा टॉपिक जो आगे वाली जो हेडिंग है वो आती है कि भाई ये औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी सबसे पहले। तो ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है इंग्लैंड, कह दो उसको, ब्रिटेन कह दो उसको, ग्रेट ब्रिटेन कह दो उसको, एक ही बात है। कहाँ हुई थी ये क्रांति? हुई थी भाई इंग्लैंड में, ठीक है। अब इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति के शुरू होने के कारण क्या थे? इंग्लैंड में ही क्रांति होने के कारण, ठीक है, समझ गए? क्या समझे? अभी तक मैंने चालू ही नहीं किया।
अब देखो, इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के कारण भाई कुछ इस प्रकार से देखो। पहला, उनका जीवन स्तर क्या था, उच्च था, जीवन स्तर उच्च। इसमें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं चीजों को कि इंग्लैंड में रहने वाले जो लोग थे ना, उनका जो जीवन स्तर था, उनकी जो जीवन शैली थी, वो काफी उच्च प्रकार की थी। एक बात के लिए मैं यहाँ पर उदाहरण ऐसे समझा सकती हूँ, आप कहीं गए हो, फॉर एग्जाम्पल जॉब मांगने के लिए गए हो, जॉब के लिए, अगर 100% में से आपको 20% 30% देना पड़े ना, तो वो आपकी पर्सनैलिटी का दिया जाएगा कि अगर आपकी पर्सनैलिटी बेहतर है, आपका एक प्रकार से आप अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छी बोली बोल रहे हो, आपका एक प्रकार से अच्छा, मतलब एक प्रकार से आपका व्यवहार बहुत अच्छा है ना, तो आपका मतलब दिख जाएगा आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व ये साबित करता है कि वो एक प्रकार से कैसा है। तो इनका जीवन स्तर इतना अच्छा था भाई, कोट पैंट पहन के रहते थे, अच्छे बूट फूट मतलब टाई वाई पहन के रहते थे, तो पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी इंग्लैंड वालों की। इनकी जीवन शैली, इनका जो एक प्रकार से पैसे वाले लोग हैं तो अच्छा जीवन तो हो गई। इनकी क्रय शक्ति बहुत अच्छी थी, विक्रय शक्ति बहुत अच्छी थी इनकी, ठीक है। और इनका एक प्रकार से फिर क्या किया गया था ना कि नगर है कोई, मतलब इंग्लैंड में जो शहर थे ना, उनके विकासात्मक कार्यों के लिए ये लोग काफी तत्पर रहते थे। तो एक पॉइंट में हम ऐसा लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही होने का प्रमुख कारण ये था कि ये लोग काफी क्या थे, जागरूक थे, ये लोग काफी उच्च श्रेणी के थे, काफी एक प्रकार से अच्छे थे ये लोग, इनका जीवन स्तर काफी उच्च था, ये बात है। इसे फिर हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इनका समुद्री क्षेत्र जो है ना, उस पर एकाधिकार था। यहाँ पे जैसे कि अनुकूल वातावरण, सॉरी, प्राकृतिक संसाधनों का बात रख सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का होना। अब एक बात के लिए सोचो कि जैसे यूरोप देश है, यूरोप के जो कितने भी देश है ना, सब देश यूरोप की बाउंड्री के अंदर ही आते हैं। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा मैप बना दूं यहाँ पे, ये यूरोप को मान लो, ठीक है, तो जो ब्रिटेन है, जो है देश है ना, वो थोड़ा यूरोप से हटकर है, वो मतलब पानी वाला क्षेत्र जो है ना, पूरा समुद्र को घेरे हुए है ब्रिटेन, इंग्लैंड या ब्रिटेन, ठीक है। तो यूरोप के सारे देश इधर से, फ्रांस से पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, उधर फिर रूस सबसे बड़ा देश हो गया। उत्तर में हम थोड़ा सा ऊपर हम देखिए लटकते हुए देश रहते हैं, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, वो सारे देश उधर से है, ठीक है। तो ये सारे यूरोप के अंदर घुसे हुए हैं, मतलब तो इंग्लैंड को थोड़ा सा हम कटा हुआ मानते हैं, यूरोप से थोड़ा सा इधर इधर की साइड में आता है, और इसके चारों तरफ क्या है, पानी वानी है, समुद्र वाला क्षेत्र है ये। तो इस प्रकार से इंग्लैंड जो है ना, उसका पूरे समुद्र के ऊपर एकाधिकार था, उसके पास प्राकृतिक संसाधनों की भरमार थी भाई, भगवान उस पर क्या था, भरपूर वो था, निछावर था भगवान का उस पर, वो था क्या कहते जो भी था वो सॉरी, भगवान का उस पर नजरिया बना हुआ था, भगवान उसके बारे में सोचता था। तो भगवान ने भी जो है ना उसको प्राकृतिक साधनों की भरमार दी थी, क्योंकि प्राकृतिक साधनों का मतलब क्या होता है, यही कि जो आपको चीजें मिली हुई, जो आपकी कुदरत जो आपको दे रही है ना, वही चीजें उसको मिली हुई थी। और इसके अलावा उसके पास इतना पैसा, उसने विकास इतना किया था, उसके पास पैसे बहुत ज्यादा थे। अब अतिरिक्त पूंजी आ गई थी, अतिरिक्त पूंजी को उसको लगाना कहीं जरूरी था, उसने तिगड़म चलाया और उसने उपनिवेश बनाए, उपनिवेशों में उसने इन्वेस्ट किया, और कालांतर में जो है ना वहां से उसने प्रॉफिट प्राप्त किया। तो ये बात थी, इतनी बात हो गई, प्राकृतिक साधनों का इसके पास भरमार थी। तीसरी बात यहाँ पर ये आती है कि इसका जो वातावरण था ना, वो अनुकूल था लोगों के लिए, अनुकूल वातावरण का होना, अनुकूल वातावरण। एक बात है थोड़ा सा फर्क ये है, एशिया, जो क्या नाम, यूरोप महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के लोगों में मैं बोल रही हूँ, फर्क क्या है। अफ्रीका के अगर देशों में कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, कुछ काम करने का सोचता है, दिमाग में उसके कुछ आता है कि मुझे ये कुछ करना है, मुझे डेवलपमेंट करना है, मुझे ये ऐप बनाना है, मुझे ये गेम बनाना है, कुछ भी करना, मतलब एनीथिंग एल्स, तो उसको एक प्रकार से बढ़ावा मिलता है भाई, पैसे का बोल दो, मोटिवेशन का बोल दो, हर तरह से उसको बढ़ावा मिलता है। एशिया महाद्वीप के देशों में, मुख्य रूप से हम भारत का मैं बताऊं ना, तो भारत में अगर किसी के दिमाग में ये तिगड़म आ गया कि कुछ करेगा, तो सबसे पहले परिवार वाले, समाज वाले उसको ये बोल दे, रहने भाई तेरे से
इन तिलों में तिल नहीं है, ये बात बोलेगा वो। मतलब एक प्रकार से खिंचाव खींचते हैं लोग पीछे से, पीछे आगे की ओर नहीं ढकेलते उसको, पीछे की तरफ धकेलते हैं लोग। तो यहाँ पर अनुकूल वातावरण में हम इन चीजों को लिख सकते हैं कि ब्रिटेन में प्रत्येक व्यक्ति जो है ना, समाज का प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक व्यक्ति खुद के फैसले लेने में सक्षम था, और वो एक प्रकार से अपने फैसलों पर अमल कर सकता था और स्वतंत्र था वो अपने कुछ भी कार्य करने में। तो ये बहुत अच्छी बात है, सामान्य नागरिक को इतना मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये अनुकूल वातावरण में हम इन चीजों को लिख सकते हैं। इतना हो गया। फिर हम एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पर कि भाई जो उस ये समय जो है ना, उस समय में क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। वैसे तो देखो निश्चित नहीं, 1748 में भी होती है, 1789 में भी होती है, और इसके साथ में नेपोलियन के युद्ध, नेपोलियन तृतीय जो है ना, इसके युद्ध। एक बात सोचो, युद्ध ऐसे तो लड़े नहीं जाते हैं, युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों की सबसे पहले जरूरत होती है, सैनिक तो युद्ध लड़ेंगे। अब सैनिक खुद तो मतलब मुक्के मुक्के से तो लड़ेंगे नहीं, सैनिकों को भी औजार चाहिए, हथियार चाहिए, ठीक है। अब सैनिक की पूर्ति हो गई, सैनिकों को औजार मिल गए, हथियार मिल गए, अब उनको खाना पीना भी तो करना पड़ेगा ना, सुबह शाम भूखे थोड़ी मरेंगे, तो खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। उनको पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए होंगे, कपड़े भी ऐसे जो कि उनको एक प्रकार से सुरक्षा दे पाए, ऐसे कपड़े चाहिए होंगे, ठीक है। अब एक बात मानो, युद्ध चल रहा है, अब कोई इंजर्ड हो गया, कोई घायल हो गया, कोई सैनिक, तो उसके उपचार के लिए दवाइयों की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कोई व्यक्ति शहीद हो गया, मतलब व्यक्ति सैनिक शहीद हो गया युद्ध में, तो उसको ले जाने के लिए 2 कंधों की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से इन सब युद्धों में जो भी खर्चा होगा, जो भी सैनिकों की जरूरत होगी, उनकी जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है ना इंग्लैंड आगे आया था। कहने का मतलब युद्ध, नेपोलियन के युद्ध अभियान के दौरान जो है ना, क्योंकि फ्रांस के एक प्रकार से बुरे समय में इंग्लैंड हमेशा साथ खड़ा ही रहा है, इतिहास इस बात का गवाह है। हालांकि दोनों मित्र कम, शत्रु ज्यादा रहे वो अलग बात है, परंतु नेपोलियन के युद्ध अभियानों के दौरान जो है ना फ्रांस और इंग्लैंड जो है ना उसका सहयोग करता है, और इंग्लैंड की तरफ से जो है ना युद्ध अभियानों के दौरान, इसके युद्ध अभियानों के दौरान इंग्लैंड जो है ना सारी वित्तीय सहायता बोल दो, आर्थिक सहायता बोल दो, भेजता है। सैनिकों के हथियार, उनके खान पान की व्यवस्था और भी एनीथिंग एल्स, सारी व्यवस्थाएं कौन करता है, इसमें इंग्लैंड करता है, उनका सहयोग करता है। तो एक बात मानो कि इसका मतलब ये है कि फिर अब कारखाना जो पद्धति थी ना, उद्योग धंधे थे ना, वो ज्यादा बढ़ावा देने लग गए थे, उनको ज्यादा बढ़ावा मिलने लग गया था, क्योंकि वही बात है ना कि युद्ध हो रहे हैं, युद्ध में हथियारों की पूर्ति ज्यादा हो रही है, मांग ज्यादा हो रही है, तो हथियारों की मांग ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि हथियारों को बनाना पड़ेगा। भाई पहले से बनाए हुए वो तो खर्च हो गए, अब नए हथियार बनाए जाएंगे, उसके लिए क्या किया जाएगा, कारखाना पद्धति को बढ़ावा मिलेगा और उद्योग धंधे जो है ना विकसित किए जाएंगे, ये बात हो गई है यहाँ पर। फिर हम एक पांच नंबर पॉइंट पे एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं थोड़े से इन चीजों को कि जो इंग्लैंड जो है ना वहां पर कुशल कारीगर काफी थे, कारीगरों की कमी नहीं थी वहां पर, शिल्पकार, बढ़ईकार जो भी है ना एक प्रकार से शिल्पी काफी थे, अर्ध कुशल कारीगर काफी थे उधर, ये पॉइंट लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण जो पॉइंट बताती हूँ मैं वो देखो, ये बात है 1688 की। 1688 में क्या होता है, गौरवशाली क्रांति होती है, गौरवशाली क्रांति कहाँ होती है, इंग्लैंड में ही होगी भाई, इंग्लैंड को ही पढ़ रहे हैं हम, इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति होती है। यहाँ पर क्या होता है देखो, एक राजा था इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय नाम का, कौन राजा है, जेम्स द्वितीय नाम का एक राजा है। तो भाई वो इतना अत्याचारी राजा है कि जनता जो है ना उसे परेशान हो चुकी है। अब जनता हर संभव ये सोच रही है कि हमें जो है ना इस राजा से मुक्ति मिल जाए। भाई जनता को कुछ नहीं करने देता, वो खुद के अधिकार जनता नहीं ले सकती, राजा का विरोध जनता नहीं कर सकती, अपने कुछ पक्ष को जनता नहीं रख सकती। तो राजा कौन है यहाँ पर, जेम्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय नाम का राजा है, कहाँ है, इंग्लैंड। अब देखो इसकी निरंकुशवादी नीतियों के खिलाफ ये क्या करता है, कैथोलिक जो विचारक होते हैं ना उनको बढ़ावा देता है। तो कैथोलिकों के विरोध में कौन आते हैं, प्रोटेस्टवादी आएंगे। निरंकुश राजा इसके खिलाफ कौन आएगा, कोई सक्षम राजा ही आएगा। तो अब देखो कौन आता है, एक डच राजा था, डच राजा, उस राजा का नाम है यहाँ पे विलियम ऑरेंज, राजा का नाम क्या है, विलियम ऑरेंज।
ऑरेंज और विलियम मैरी। एक बार मैं लिख रही हूँ, ठीक है, फिर बताऊंगी क्या होता है। तो भाई जेम्स द्वितीय के अत्याचारों से जनता इतनी परेशान हो चुकी थी, वो हाय हाय के नारे लगा रही थी, भगवान से रात दिन ये दुआ कर रही थी कि हमें इनकी शोषण से मुक्ति मिल जाए, भगवान हमारी सुन ले। तो भगवान उनकी सुन लेता भाई। और एक डच राजा विलियम ऑरेंज और उनकी पत्नी मैरी संयुक्त रूप से क्या करते हैं, जेम्स द्वितीय के शासन का हस्तांतरण करते हैं, मतलब सत्ता हस्तांतरित होती है, यहाँ पे सत्ता का तख्तापलट हो जाता है, राजा को हटा दिया जाता है और दूसरा राजा गद्दी पे बैठ जाता है। और दूसरा राजा कौन होता है, विलियम ऑरेंज होता है, और उनके साथ में उसकी पत्नी भी होती है विलियम मैरी। ये दोनों क्या करते हैं, संयुक्त शासन व्यवस्था जो है ना, संयुक्त शासन व्यवस्था में तो मैं नहीं बोलूंगी, परंतु ये था हस्बैंड वाइफ दोनों जो है ना शासन व्यवस्था को संभालते हैं और जो राजकार्य थे ना उसको संचालित करते हैं आगे। अब फिर जैसे कि ये कैथोलिक था, ये कैथोलिक धर्म को बढ़ावा दे रहा था, कैथोलिक, और ये प्रोटेस्टवादी विचारक था, ये प्रोटेस्टवादी विचारक था, विचारकों को बढ़ावा दिया था इसने। ये बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे कारण है, आज हमने थोड़े बहुत कारणों को ये डिस्कस किया है बच्चों, क्योंकि फिर क्या है ना कि क्या कहते हैं उसको, हाँ कारण तो क्या मतलब इंग्लैंड में ही क्रांति होने के कारण देखे थे, अभी तक तो इस क्रांति की पृष्ठभूमि आगे पढ़नी बाकी है। फिर हम जैसे कि इस औद्योगिक क्रांति के दौरान क्या क्या आविष्कार होते हैं वो चीजें हमें देखनी है। फिर क्रांति एक प्रकार से परिणाम क्या निकालती है इस क्रांति का महत्व क्या है, इस क्रांति का परिणाम क्या है, वो चीजें हमें देखनी है। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, और ये टॉपिक हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।